हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए, क्योंकि अभी जल्द ही बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो आप लोगों को उस दिशा में अभी से ही तैयारी करना होगा। अगर आप लोग वर्दी का अगर अपना सपना जो है वो पूरा करना चाहते हैं तो उसी क्रम में आज बढ़ते हुए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो क्लास टेस्ट में जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी का पीडीएफ जो है वो मार्केट में उपलब्ध होता है। और उसी अभी तक 1 से 10 तक का प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही साथ उसके नीचे मेंशन भी है कि वॉल्यूम 2 जो है वो कमिंग सून है, वो जल्द ही आएगा। तो यही 1 से 10 का जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में से आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ सेट नंबर 1। यह जो है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जो उनके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, उनके द्वारा पब्लिश की गई है। और इसी जो पीडीएफ है, इसी से मैं आज आप लोगों का जो है टेस्ट सीरीज मैं करवाऊंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन जो है वो नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में राज्य एवं संघ के मंत्री, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की भी बात कही गई है। राज्यपाल की बात नहीं कही गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है वो पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की जो है वो प्राप्ति हुई है। तो यह कहाँ से हुआ है? यह हुआ है धौलावीरा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो अभी इसका जो स्थिति है वो गुजरात का कच्छ जिला में है और यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा के जो उत्खनन करता है वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। नेक्स्ट है कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो मिथन नामक त्यौहार जो है वो नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागा जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित है, यह आपको बताना है। सुमेलित कौन है यह बताना है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, बिल्कुल सुमेलित है। आप लोग पढ़ रखे होंगे संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन जो है वो किया गया है। संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के 10वें भाग की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन जो है वो किया गया है। संविधान के 15वें भाग आपात उपबंध, यह भी गलत है। संविधान के 15वें भाग में किस चीज़ की वर्णन की गई है? निर्वाचन से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। संविधान का 20वां भाग निर्वाचन, ये गलत है। संविधान का 20वां भाग में किसकी बात कही गई है? संविधान संशोधन की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट है कि दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना जो है वो किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, इसने घोड़ा दागने की भी प्रथा चलवाया था। अस्थाई सेना, नगद वेतन, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, यह सब जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, बिल्कुल सही है। एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में पाया गया है। तो यह तो है जो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष से कम यानी कि शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, ये गलत है, क्योंकि शिशु लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक कहाँ दर्ज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है, ना कि केरल में। जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। तो यह जो सेंटेंस हो गया वो क्या है? गलत है। यहाँ केरल में ना बल्कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा।
तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई थी? यह बनाया गया था 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें जो है वो वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ था? ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी कि रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है। भारतीयों पर नमक बनाने पर लगी रोक जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय वस्तुएं, वस्त्र एवं शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। यह भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। यह भी सही है। तो यहाँ चारों का चारों ऑप्शन जो है वो ये 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके तहत वायसराय जो है वो यह लॉर्ड इरविन जो था वो यह सब मानने के लिए तैयार था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि भारत का जो सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है? तो भारत का जो सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो दिल्ली में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव है जो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई से याद रखिएगा जो 40वां हुनर हाट हुआ है वो भी कहाँ हुआ है? 40वां हुनर हाट 2022 में जो संपन्न हुआ है वह भी कहाँ हुआ है? मुंबई में ही हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन जो है वो नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता? सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, यह बिल्कुल सही है। जवाबदेही का अभाव, यह भी सही है। लाल फीताशाही, यह भी सही है। और नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये बिल्कुल हैं। लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, ये नहीं है। पवनदूत के लेखक धोई, ये हैं। और ब्राह्म सर्वस्व के रचयिता हलयुद्ध, यह भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मण सेन की बात आई है तो लक्ष्मण सेन से एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? यहाँ आपसे पूछ रहा पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो वो थे बी नरहरि राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी नरहरि राव। अभी की अगर बात करते हैं तो अभी 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? तो ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण के जो समय अवधि थी वो 1985 से लेकर 1996 तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के, यहाँ गलत लिखा हुआ है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। आगे है कि अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी जो थे उनका मुख्य सहयोगी कौन थे? तो गांधी जी के मुख्य जो सहयोगी थे वो अनसुईया बेन थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह आपको बताना है। कह रहा भारत की पहली जो तेल शोधन इकाई है वो असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। यह बिल्कुल सही है।
कह रहा स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला जो है वो 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जो है वो गोवा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, याद रखिएगा, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह जो है वो 75 जनजातीय समूहों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 75। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एक साइड अभिलेख है और दूसरे साइड संबंधित शासक दिए गए हैं। आयरन अभिलेख भानुगुप्त, बिल्कुल सही है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, यह भी सही है। महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, यह गलत है क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है वो कौन है, ज्वार है। धान और गेहूं के बाद कौन आता है, ज्वार आता है तीसरे नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा बीटी आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी वापस ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी जो है वो क्या कहलाते थे। तो मराठा कालीन प्रशासन में उसे पोतनीस कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पे सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन क्या है, कलकत्ता है, पटना है, इलाहाबाद है और दिल्ली है। तो सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा कहाँ होती है, कोलकाता में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून आप लोग पढ़े होंगे। अनुच्छेद 252 उसमें क्या है कि अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल जो है वो एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वो राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए। तो यही तो आपने पढ़ा है। तो राज्य संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा ये जो है। फिर उसके बाद है कि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं की जा सकती है, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। तो यह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो आप लोग पढ़े होंगे रंपा विद्रोह, जिसको कि मान्यम विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, और कब हुआ था, 1922 में। वहीं से अल्लूरी सीताराम राजू का नाम जो है वो उसके संदर्भ में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन है। तो वो है पनामा नहर, जिसका नहर का जो निर्माण है वो 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था और फिर 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आवागमन हेतु खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है। तो नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है, 27 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्रों की कुल संख्या जो है वो 27 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। यह बिल्कुल सही है। शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि शैल चिकित्सा का पितामह जो है वो किसे कहा जाता है। ये आप लोग भली भांति परिचित होंगे, सुश्रुत को शैल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक जो है वो सही है। तो पूर्वोत्तर परिषद जो है वो क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। तो यह जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। आम्र वर्षा केरल बिल्कुल सही है। फूलों वाली बौछार यह कर्नाटक और केरल दोनों अगर रहेगा तो भी सही होगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये सही है। लू बिहार ये गलत है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक लू चलती है, तो इसका यहाँ पे राजस्थान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन सा वायुमंडलीय परत जो है वो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो यह बनाता है आयोनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल जो होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यह जो है वो अनुच्छेद 239 के ख के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है यह आपको बताना है। कह रहा है लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। तो लॉर्ड रिपन नहीं बल्कि लॉर्ड लिटन लगाया था। ल से लिटन और ल से लगाना, तो यानी याद रखिएगा लॉर्ड लिटन जो है वो लगाया था। और फिर कह रहा है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो नहीं, हटाया कौन था? रिपन ने। ल से लिटन, ल से लगाना, यानी लगाया था लिटन ने और हटाया था किसने? रिपन ने। और ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए जैसे 1878 है, 1878 में तो लॉर्ड लिटन का ही शासनकाल था। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1876 से लेकर 1880 तक। और लॉर्ड रिपन फिर इसके बाद आता है, उसका था 80 से लेकर 84 तक। क्लियर है? तो यहाँ एक भी गलत है और दो भी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो किसाऊ बांध परियोजना जो है वो टोंस नदी पर स्थित है और टोंस नदी जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है। तो ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईद उल फितर। नेक्स्ट है कि भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान जो है वो संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो यह इन्होंने बताया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1936। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो यही लखनऊ अधिवेशन 1936 में ही कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो है सल्सट द्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है यह आपको बताना है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ये गलत है। फिर धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये गलत है। फिर उसके बाद है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, यह सही है। तो यहाँ 1 और 4 जो है वो सही है और 2 और 3 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था। तो काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 अगस्त 1925 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, यह बिल्कुल सही है। फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से ला लीना की उत्पत्ति होती है, यह भी सही है। और मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव जो है वो ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, यह भी सही है। तो यहाँ 1, 2 और 3 तीनों जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, फिर गुवाहाटी है, पंजाब और हरियाणा है, केरल है, जम्मू कश्मीर है। ऐसे बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों पर हैं। नेक्स्ट है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति से इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष जो है वो 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल जो है वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह वर्षा श्री होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। राग भैरवी प्रातःकाल सुमेलित है, राग मल्हार वर्षा ऋतु सुमेलित है, राग हिंडौल शीत ऋतु सुमेलित है, राग भूपा, अच्छा ये राग हिंडौल शीत ऋतु यही गलत है, क्योंकि राग हिंडौल जो होता है वो प्रातःकाल यहाँ होना चाहिए, ना कि शीत ऋतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है वो माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। तो यह करता है यूनिविलिकल कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। एसेटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है, यही गलत है। एसेटिक अम्ल के जो रासायनिक नाम होता है वो एथनोइक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। तो एम्पियर ओम डिवाइडेड बाय वोल्ट नहीं, वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के रसघानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का पीएच रहता है। तो यह 7 से लेकर जनरली 7.8 के बीच रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान जो है वो दोगुना कर दिया जाए। तो दोनों वस्तुओं का अगर द्रव्यमान जो है वो दुगना कर दिया जाएगा तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है।
कह रहा है कि अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। बिल्कुल सही है। कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो जो है वो क्या है, गलत है। फिर है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। ये भी गलत है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशेषण जो है वो इलियम की बिलाई के द्वारा होता है। यह सही है। तो यहाँ केवल 3 जो है वो सत्य है और बाद बाकी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे कौन है? कोयले का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ जो है वो एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। तो एक समान चाल को प्रदर्शित कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में जो है वो विभक्त किया है। तो जल को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 श्रेणियों में। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ऑटो एनालाइजर उपयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कथन और 2 कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि सभी प्रकार का दहन जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सही है। और सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। सभी प्रकार ऑक्सीकरण जो होती है वो दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो यह भी सही है। यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है। तो कमी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कमी आ जाता है। नेक्स्ट है कि घूम कोहरा यानी स्मोक क्या है। तो यह जो है वो कोहरे और धुआं का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। तो स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य जो होता है वो गामा किरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण। नेक्स्ट है कि पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसके लिए विसरण का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। नेक्स्ट है कि सघूम नाइट्रिक अम्ल यानी फूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। तो लगभग 98% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतियाबिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है, यह आपको पूछ रहा है। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है। बिल्कुल सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। यह भी बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह गलत है क्योंकि यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो टेडपॉल लार्वा तथा मछली में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कठोर जल जो है वो साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेच बनाते हैं। यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने का कारण क्या है।
तो स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट है कि कथन 1 क्या कह रहा है कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। यहाँ ये जो है वो गलत है। जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 जो है वो दोनों असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। तो लिथियम, फिर है बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यह कवक में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक में। नेक्स्ट है कि एक्वेनिल का उपयोग होता है। तो यह जो है वो अवसाद मिटाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसाद मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। तो यह किस में होता है, एलिटेम में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है सैफ अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है वो प्रथम है। तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कौन करता है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, मैग्नीज है तो मध्य प्रदेश करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो यह किस राज्य का है, महाराष्ट्र का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो यह इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जो है वो आर्या बालपेकर के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है। तो अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीता है। तो भारत जो है वो बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है। तो यह जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक सरकार। कर्नाटक की एक और योजना याद रखिएगा, एक है जन स्पंदन योजना और एक है जन सेवक योजना। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह दोनों योजना भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक बिल पावर के लेखक कौन है। तो पुस्तक बिल पावर के लेखक हैं सॉजर्ड मारिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो भारत जो है वो चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो रणबीर सिंह को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रणबीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ 2021 पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। वो दिया गया था अर्दम
पटामाउटियम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह किया है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो इसके अनुसार भारत का स्थान जो है वो है 85वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2021 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। तो यह था हमारा आज का वीडियो। देखिए यह जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्चुअली यह कंप्यूटर ज्ञान की एक बुक आई है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो यह सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए काफ़ी, इसमें कंप्यूटर जीके जो है वो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए काफ़ी, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जिन लोगों ने भी फॉर्म भर रखा है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो इसका वीडियो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।